नमस्कार, मैथ फीवर में आपका स्वागत है। मैं विवेक सिंह। आज हम पढ़ेंगे फिजिक्स के अंदर फोर्स के बारे में। हम पढ़ रहे थे कूलम्ब्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक, हम पढ़ चुके हैं। अब इसके आगे हम पढ़ने जा रहे हैं कूलम्ब्स लॉ के वेक्टर के बारे में और उनके डायरेक्शन हम कैसे निकालते हैं। आइए पोजीशन वेक्टर के बारे में देखिए। हमारे पास क्या है, फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस इन टर्म्स ऑफ देयर पोजीशन वेक्टर्स। तो हमारे पास ये एक 3 डायमेंशनल स्पेस है जिसके अंदर हमने दो चार्जेस लिए हैं बेटा, Q1 और Q2, जिनका जो डिफरेंस है ए और बी के बीच में उनका डिफरेंस क्या है बेटा, जो आर आपके सामने मैंने दिखाया है। इसमें F21 यहाँ पर फोर्स लग रही है, यहाँ F12 फोर्स लग रही है, जो कि पोजीशन को दिखाता है कि कौन से साइड में फोर्स लग रही है इनकी। आइए इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। यहाँ पर तो क्या है, द टू चार्जेस Q1 एंड Q2 बी इन स्ट्रेट लाइन, जो कि आपके सामने नजर आ रहा है। इफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस इज डिनोटेड बाय द आर, इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो बेटा क्या है, आर है। इन दोनों के बीच में क्या डिस्टेंस है, आर है, जो कि अभी मैंने आपको बताया था, सेम एज इट इज जैसे कूलम्ब्स लॉ में जो डिस्टेंस था वो आर था। फिर हम क्या कह रहे हैं, एंड आर कैप Q1 is the unit vector of the charge Q2 to Q1। यूनिट वेक्टर आर कैप क्या है, ये यूनिट वेक्टर है जो इसकी Q2 to Q1 है। ये जो कि आपके सामने यहाँ पर R21 कैप दिखाई दे रहा है, ये क्या है, यूनिट वेक्टर है। ठीक है, तो आइए हम इसके अंदर कूलम्ब्स लॉ ऑफ वेक्टर फॉर्म लगाते हैं। तो कूलम्ब्स लॉ ऑफ वेक्टर फॉर्म में क्या होता है, हमने कूलम्ब्स लॉ पढ़ा था, उसके अंदर क्या था, फोर्स इज इक्वल टू था 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, बस इतना ही था। मगर इसमें एडिशनल क्या ऐड हुआ है, यहाँ पर इसकी यूनिट वेक्टर यहाँ पर ऐड कर दिया गया है, जो कि क्या है, आर कैप 12, जो कि हम क्या कहेंगे इसे, कूलम्ब्स लॉ ऑफ वेक्टर फॉर्म कहते हैं। ठीक है, सेम एज इट इज। इसको जब हम यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर जब आर स्क्वायर था तो मैंने क्या किया, आर से यहाँ पर डिवाइड किया, जो कि यहाँ पर आर क्यूब बन गया, और आर से ही मल्टीप्लाई किया, जो कि यहाँ पर आर आ गया। यहाँ तक शायद आपको क्लियर हो गया होगा। फिर हमने यहाँ पर लगाया ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स लगाया है। तो एडिशन ऑफ वेक्टर्स लगाने पर आपने, जैसे कि पाइथागोरस थ्योरम के अंदर एक पाइथागोरस थ्योरम लगती है, सेम ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगता है। वेक्टर एडिशन में भी सेम वही कॉन्सेप्ट होता है, जैसा कि आपका उसमें होता था पाइथागोरस थ्योरम में, ए बी सी, जिसके अंदर आप क्या करते थे, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। सेम एज इट इज, इसके अंदर स्क्वायर तो नहीं होता है, यहाँ पर उसकी जगह पर क्या होते हैं, वेक्टर्स होते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो ओ ओ बी है, यहाँ पर जो ओ बी प्लस बी ए वो इक्वल है किसके, ओ ए के इक्वल है, क्योंकि यहाँ पर जो आपका 90 का एंगल जो बन रहा है वो उसके लिए ये आपका हाइपोटेन्यूज हो गया। तो जो हमने ऐसे लिख के दिखा दिया, यहाँ से मुझे बी ए की वैल्यू चाहिए, क्योंकि इनके बीच का डिफरेंस कहाँ पर है, ए बी की वैल्यू पर है। तो यहाँ पर मैंने बी ए को कैसे लिख दिया, ओ ए को यहाँ प्लस में था, उधर जाके क्या हो गया, माइनस हो गया। तो ओ ए वैक्टर माइनस ओ बी वैक्टर हो गया। अब ओ ए वैक्टर क्या है, देखिए, तो ओ ए वेक्टर जो मैंने लिखा है वो क्या है, R1 वेक्टर है, तो उसका नाम मैंने क्या दे दिया, R1। और माइनस ओ बी वेक्टर क्या है, ओ बी वेक्टर है बेटा R2 वेक्टर है, तो उसका नाम दे दिया मैंने R2। और यहाँ पर बी ए वेक्टर क्या चीज है, बी ए वेक्टर आप देख सकते हैं R21 इंटू आर का जो मल्टीप्लाई है, यहाँ पर आप देख भी सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया R इंटू R1 2 का कैप हो गया इज इक्वल टू R1 माइनस R2। यहाँ तक आपको शायद क्लियर हो गया होगा। फिर उसके आगे बेटा, ये जो आप इसके ऊपर क्या लेंगे, वेक्टर लेंगे, इस पे इसका मैग्नीट्यूड लेंगे, तो ये जो है दोनों साइड मैग्नीट्यूड लेने पर ये चीज कन्वर्ट होकर यहाँ पर ओनली आर आ जाएगा। और R12 का जो मैग्नीट्यूड होगा वो इक्वल टू 1 होता है, इसलिए आर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ R1 माइनस R2 वेक्टर आ जाएगा, जो कि आपके सामने है। तो अब क्या करेंगे, इसकी वैल्यू को यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 1/4πε0 था, Q1 Q2 था, अपॉन आर क्यूब था। आर क्यूब की जगह पर जब आर की वैल्यू इतनी है तो यहाँ पर दोनों साइड क्यूब करेंगे, तो यहाँ पर आपको कैसा दिखाई देगा, ये सेम, बस आर क्यूब की जगह पर इसको रखा है। ठीक है, यहाँ पर क्यूब करेंगे तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, क्यूब आ जाएगा, तो यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया, क्यूब। और R.R12 वेक्टर क्या है,
जो कि वैल्यू क्या है R1 माइनस R2। तो देखिए इसकी जगह पर मैंने क्या लिख दिया R1 माइनस R2 वेक्टर। सिमिलरली इन केस ऑफ फोर्स टू वन वेक्टर, जो टू वन में क्या होगा, इसकी जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाएगी। तो बस सिमिलरली इट कैन बी फोर्स ऑन द चार्ज Q2 ड्यू टू Q1 इज गिवन बाय F21 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 अपॉन R2 माइनस R1 वेक्टर। यहाँ पर जैसे क्यूब था यहाँ पर भी क्यूब हो गया, जब 1 2 था तो 1 में से 2 माइनस हो रहा था, 2 1 है तो 2 में से 1 माइनस होगा। सिमिलरली यहाँ पर जब 1 से 2 था तो 1 R1 में से R2 माइनस हो रहा था, इसमें R2 में से R1 माइनस होगा। तो ये जो फॉर्म थी वो क्या थी, इसको हम बोलते हैं फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इन टर्म्स ऑफ देयर पोजीशन वेक्टर्स। फिर भी किसी विद्यार्थी ने इससे पहले कुलम्स लॉ को मैंने समझाया था, इलेक्ट्रोस्टैटिक के बारे में बताया था। जिसने वो वीडियो नहीं देखी हो पिछले आईटैब पे जाकर देख सकता है। तो आगे देखते हैं इसके आगे। अब आइए इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ते हैं। तो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द charge space around the in which any other charge is act upon by an electrostatic force। मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, जैसे कोई एक चार्ज है, मान लो मैंने एक चार्ज का नाम दे दिया क्यू नोट। इस चार्ज के साइड अराउंड में एक फील्ड होगा, जो कि कोई अदर चार्ज इस फील्ड के अंदर एंटर करता है तो उसको क्या फोर्स एक्सपीरियंस्ड होगी इस फील्ड के सराउंडेड में। तो उसको हम इसका क्या बोलते हैं, इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे। जो कि आपको ये रेड कलर में दिख रहा है, इस चार्ज का ये क्या है, फील्ड है। इस फील्ड के अंदर कोई और चार्ज आ जाता है तो चार्ज क्या करेगा, फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो इसके आगे पढ़ते हैं, देखिए ध्यान से। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या है, कितनी इंटेंसिटी है कि किसी अदर चार्ज को वो अपनी ओर अट्रैक्ट करे या रिपेल करे, उसके बारे में थोड़ा देखते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट ड्यू टू द सोर्स चार्ज, यहाँ पर सोर्स चार्ज हमारा क्या है, क्यू है। ड्यू टू द सोर्स चार्ज मे बी डिफाइंड एज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द पर यूनिट टेस्ट चार्ज। यहाँ पर टेस्ट चार्ज बेटा क्या है हमारा, क्यू नॉट। टेस्ट चार्ज क्यू नॉट placed at that point which disturbing the source charge, disturbing the source charge the electrostatic field also are called strength of the electric field। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और हम इसको इलेक्ट्रिक फील्ड के भी नाम से जानते हैं। अब देखो स्ट्रेंथ का मतलब क्या है, मतलब क्या है, जैसे हमारे पास ये एक चार्ज है, इस सोर्स चार्ज के पास में कोई टेस्ट चार्ज लेके आएंगे तो इस पे क्या लगेगी, फोर्स लगेगी, जो कि फोर्स इसको एक्सपीरियंस होगी। वो फोर्स हो सकता है रिपेल वाली हो या हो सकता है वो अट्रैक्शन वाली हो, वो अलग बात है, फोर्स एक्सपीरियंस होगी। इसीलिए आप जानते हैं, आपने पढ़ा था बेटा जब हमने न्यूटन्स लॉ पढ़ा था, न्यूटन सेकंड लॉ, तो आपका होता था फॉर्मूला F इज इक्वल टू एम ए, F इज इक्वल टू एम ए होता था। तो यहाँ पर हम क्या करते थे, F को एज इट इज रखते थे और अपॉन में हम क्या ले आते थे, यहाँ पर M ले आए और इज इक्वल टू क्या कर दे, ए कर दें। तो यहाँ पर कुछ इसी प्रकार से फॉर्मूला बनाए। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक्सेलरेशन की जगह पर आपकी फोर्स एक्सपीरियंस कौन कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सपीरियंस कर रहा है। तो यहाँ पर आपका वो क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड ई हो गया, एफ फोर्स है तो वो फोर्स ही यहाँ पर है। और यहाँ पर वो मास वाला ऑब्जेक्ट होता था, किसी ऑब्जेक्ट का मास, यहाँ पर वो ऑब्जेक्ट क्या है, चार्ज है। तो यहाँ पर सेम वही आपका जो पहले वाला फॉर्मूला होता था न्यूटन सेकंड लॉ, उसी को अप्लाई करके ये फॉर्मूला बनाया है। ई वेक्टर क्या है, यहाँ पर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, इज इक्वल टू फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द चार्ज। फोर्स किसको एक्सपीरियंस हो रही है, टेस्ट चार्ज का एक्सपीरियंस हो रही है, किसके द्वारा, सोर्स चार्ज के द्वारा। ठीक है, अब वो फोर्स कैसी एक्सपीरियंस होगी वो डिपेंड करता है कि वो रिपेल वाली है या अट्रैक्शन में है, मतलब वो एक दूसरे को खींचेंगे या एक दूसरे को धकेलेंगे। वो चार्जेस पे डिपेंड करता है कि उनमें फोर्स कौन सी लग रही है, वो पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है। बस हमें यहाँ पर ये समझना था कि ये हमारा सोर्स चार्ज, ये हमारा क्या टेस्ट चार्ज, ये फील्ड इस फील्ड को टच करता ही है, तो ये एक दूसरे को क्या फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे। ये फील्ड और ये फील्ड दोनों ही अलग अलग होंगे, तो ये दोनों
फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेंगे। इसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोलते हैं। एक दूसरे के बीच में ऐसा फोर्स डेवलप हो जाना कि एक दूसरे को वो खींचे, और कितना खींचेंगे, जो उनकी इंटेंसिटी होगी, जितनी क्षमता होगी, उससे ज्यादा वो एक दूसरे को नहीं खींच पाएंगे या एक दूसरे को रिपेल नहीं कर पाएंगे। शायद आपको ये बात समझ आ गई होगी। ये इसका फॉर्मूला होता है, इसको याद रखना है आपको, जिसका आगे फॉर्मूले का यूज भी होगा। ई वेक्टर इज इक्वल टू एफ वेक्टर अपॉन क्यू नोट। तो ये आपका फॉर्मूला हो गया। शायद आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। हमारे पास क्या है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट चार्ज से हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखिए ध्यान से समझते हैं। हमने एक पॉइंट चार्ज, एक इलेक्ट्रिक, हमने एक थ्री डायमेंशनल स्पेस में एक चार्ज लिया है जिसका पॉजिटिव चार्ज है, जिसका नाम क्या है, क्यू प्लस, जिसको हम सोर्स चार्ज बोल रहे थे, जैसे पीछे अभी अभी हमने देखा था। तो हमने उसका सोर्स चार्ज को क्यू ले लिया है एक ओरिजिन पे, जो कि थ्री डायमेंशनल स्पेस में है, और उसका जो डिस्टेंस है एट द पॉइंट पी, जो क्यू नोट है, वहाँ पी पॉइंट पे हमने क्या, एक टेस्ट चार्ज प्लॉट किया है जिसका नाम क्या है, क्यू है। इनके बीच का जो डिफरेंस है वो क्या है, आर वेक्टर है, जैसे कि अभी हमने कूलम्ब्स लॉ के अंदर देखा भी था। तो उन दोनों का डिस्टेंस कितना, आर वेक्टर है। एक फोर्स एक्सपीरियंस हो रही है इन दोनों के बीच में, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड हम निकालना चाह रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाह रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कब निकालेंगे, जब दो चार्जेस के बीच में अट्रैक्शन या रिपल्शन वाला केस बनेगा। तो ये दोनों चार्ज एक दूसरे के बीच में जो डिस्टेंस है वो क्या है, आर वेक्टर है। ठीक है, यहाँ तक शायद आपको इतना क्लियर है। अब आगे इसको थोड़ा सा थ्योरी में कैसे लिखेंगे, आइए देखते हैं। कंसीडर द पॉइंट क्यू प्लस चार्ज प्लेस्ड एट द ओरिजिन ओ। हमने एक पॉइंट चार्ज लिया है जिसको हम सोर्स चार्ज भी बोल सकते हैं, जो कि ओरिजिन ओ पर है, जो कि आप देख भी सकते हैं, ऑफ द कोऑर्डिनेट फ्रेम। ये कोऑर्डिनेट फ्रेम है, या थ्री डायमेंशनल स्पेस भी बोल सकते हैं। लेट ओपी वेक्टर इज आर वेक्टर, जो कि ओपी वेक्टर को मैंने क्या लिया है बेटा, आर वेक्टर लिया है, आप देख भी सकते हैं। तो आगे बेटा क्या है, टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट, एट अ पॉइंट पी, हमें क्या फाइंड करना है, पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है कि इतने इस पॉइंट पे इस पॉइंट तक क्या जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा। टेक अ स्मॉल क्यू नॉट टेस्ट चार्ज, हमने एक स्मॉल क्यू नोट एक टेस्ट चार्ज लिया है, जैसे पिछली अभी हमने दिखाया भी था, वहां पर भी क्यू नोट लिया था। इनके बीच का जो इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट, एट पॉइंट पी, पी के बीच तक का हम क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। अब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हमें किस चीज की जरूरत पड़ेगी, देखो वो बेटा हमने अभी थोड़ी देर पहले कूलम्ब्स लॉ ऑफ वेक्टर फॉर्म पढ़ा था, तो वो ही हम यहाँ पर लगाएंगे। अब लगाते हैं यहाँ पर, अकॉर्डिंग टू कूलम्ब लॉ ऑफ वेक्टर फॉर्म। तो कूलम्ब्स लॉ ऑफ वेक्टर फॉर्म बेटा क्या होता है, एफ वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू वन क्यू टू था बेटा। यहाँ पर क्यू, एक तो आपका क्यू प्लस है और दूसरा क्या है, क्यू नोट है। तो पहला हो गया आपका क्यू, इसको क्यू पॉजिटिव है इसलिए यहाँ क्यू लिखा है, और टेस्ट चार्ज को हमने क्यू नोट लिख दिया, अपॉन क्या होता है, आर स्क्वेयर। ठीक है, और यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, आर, आर कैप, जो कि इसका यूनिट वेक्टर होगा। क्या होगा, यूनिट वेक्टर होगा। अब आगे क्या करना है, ध्यान से समझते हैं। तो एफ वेक्टर इज इक्वल टू, ये आपका आ गया है। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला मैंने बताया था वो क्या था, ई, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन हो गई, ई वेक्टर इज इक्वल टू एफ वेक्टर अपॉन क्यू नॉट। यही था आपका फॉर्मूला किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू को हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हमने वैल्यू डाली, तो एफ वेक्टर की वैल्यू क्या होगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वेयर इंटू आर वेक्टर, आर कैप। ठीक है, और 1/, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका क्यू नोट हो जाएगा, जो कि इसके डिनोमिनेटर में है। यहाँ तक शायद आपको क्लियर है, क्या है इसकी वैल्यू को हमने यहाँ रखा है। अब ये जो वैल्यू लिखी जाएगी, तो ये क्या लिखी जाएगी, लिमिट में लिखी जाएगी। कैसे भी लिखी जाएगी, लिमिट में। तो यहाँ पर मैं लिमिट डाल देता हूँ, लिमिट एक्स क्यू नॉट अप्रोचेस टू जीरो, क्यू नॉट अप्रोच करेगा जीरो को, तो ये जो वैल्यू आपके पास आएगी, क्योंकि इसकी जो क्यू नॉट अप्रोचेस जीरो मतलब इसकी जो क्या नाम है, इसका जो फील्ड है बहुत ही ज्यादा कम है, तो इन दोनों के बीच में अप्रोच की जो मान्यता है बहुत ही ज्यादा
मतलब इनकी भी जो इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन का जो टाइम लिमिट होगी वो बहुत ही ज़्यादा कम होगी एक दूसरे के अट्रैक्शन में। ऐसा नहीं है कि इनको टाइम लगेगा, क्योंकि लिमिट हम वहाँ लगाते हैं जिनकी टाइम की कोई वैल्यू हमें डिफाइन नहीं होती है। तो हमने मान लिया है कि इनके बीच में लिमिट लगाई और ये आ गया। तो यहाँ पर इन क्यू नॉट से आपका ये क्यू नॉट कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपका फॉर्मूला क्या बन जाएगा ई वेक्टर का? ई वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वेयर आर कैप। ये आपके पास बन जाएगा, ये आपके सामने जो दिखाई दे रहा है ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इज एट द पॉइंट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वेयर आर कैप। आप चाहें तो आर कैप को खोलेंगे तो ई वेक्टर जो होगा आपका वो कन्वर्ट हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वेयर। आर कैप क्या होता है बेटा? आर कैप होता है आर वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ आर। तो इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो जो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर क्यूब आर वेक्टर। तो ये इसके दो फॉर्म है, आप कोई भी लगा सकते हैं, ठीक है। और इसका जब हम ई का मैग्नीट्यूड ले लेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो आपकी जो वैल्यू हो जाएगी ई वेक्टर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वेयर, या आप ये आपके पास आ जाएगा आर क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वेयर, ये आपकी वैल्यू हो जाएगी। और जो आपका ये क्या नाम है यूनिट वेक्टर था जो आपका, वो क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो सिंपली आपका जो फॉर्मूला है वो क्या बन जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज ई वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वेयर। बस यहाँ पर हमने क्या किया, पुट इक्वेशन फर्स्ट इनटू सेकंड, यहाँ पर हमने ये किया है इस पोर्शन पे। इस जगह पर हमने क्या किया, इसकी वैल्यू इसमें रख दी, तो ये हमारे पास कुछ इस फॉर्म में बनेगा। शायद यहाँ तक आपको क्लियर हो गया हो, मेरे द्वारा ये क्वेश्चन समझ आता हो, या आपको जो भी मैंने आपको बातें बताता हूँ आपको समझ आता है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और कमेंट जरूर करके जाइएगा। आगे की वीडियो में आगे हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है। इलेक्ट्रिक डाइपोल में एक्सियल इक्वेटोरियल के बारे में भी सीखेंगे। ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा। आज आज के लिए इतना ही। आपका समय शुभ रहे।